नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैंने पहले वीडियो में बात किया था क्वेश्चन नंबर 53 तक। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक देख लिया था। तो आज के वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 से देखते हैं आगे के बारे में। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर किस एक पशु का अंकन नहीं मिलता है। तो आपका शेर का नहीं मिलता है, हाथी का, गैंडे का, बाघ का, किसका अंकन नहीं मिलता है? तो शेर का अंकन नहीं मिलता है। आंसर नंबर ए इज़ राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आंसर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहे से परिचित नहीं थे, यानी आंसर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? यानी जोड़े में जो है युगल समाधान, एक जो सौ के साथ दूसरा सौ मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से या फिर हड़प्पा से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए। आंसर नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 की कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? यानी कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ऑप्शन ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए और बी दोनों, और डी या फिर हड़प्पा किस नाम से पुकारते थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इज़ राइट। यानी सिंडन भी कहते थे और कॉटन भी कहते थे। आंसर सी आपका हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी हड़प्पा काल के समय का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से या बनावली से या रोपड़ से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सी, यानी दैमाबाद से। तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? सही कूट यानी मंगवाते थे, किस चीज़ का आयात करते थे? चांदी का, टिन का, सोना का? तो किसका आयात करते थे? चांदी का भी करते थे, टिन का भी करते थे और सोने का भी करते थे। तो यानी आपका आंसर से हो जाएगा 1 2 3, यानी 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि हड़प्पावासी लाजवर्द लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द एक जो होता था वो भवन निर्माण की सामग्री होती थी, जिसका आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदखास से, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से? कहाँ से करते थे? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हिंदकुश क्षेत्र से, हिंदकुश क्षेत्र के बदखास से करते थे। क्वेश्चन नंबर
61 क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो यानी कौन सा हो जाएगा? 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडीगक, सुरतकोगोई या फिर हड़प्पा या फिर ए बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मुंडीगाक और सुरतकोगोई दोनों स्थल संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 62 का? डी, यानी इनमें से सभी। लोथल भी था, सुतका गेंडोर भी था, अल्लादीनो एवं बालकोट भी था और कुंतासी भी था, यानी सभी थे। यानी आंसर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? पढ़िए और जवाब दीजिए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यानी मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव या आद्य शिव की मोहर प्राप्त हुई है, उस मोहर पर किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का, हिरण का, इनमें से सभी का। तो किसका हुआ है? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी मोहर पर जो है व्याघ्र और हाथी का, गैंडा एवं भैंस का और हिरण का, सभी का, भैंसे का, यानी सभी का अंकन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से? कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 का हड़प्पा से। पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चौहूदड़ों से। यानी कहाँ से प्राप्त हुए हैं सारे? चौहूदड़ों से। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? यानी तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से? कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल से। यानी ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 68 क्वेश्चन नंबर पे, और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68। कहता है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई है? यानी स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज कहाँ से हुई है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है 68 का। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात से। सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? यानी हड़प्पा कालीन जो किसका खाद्यान्न नहीं करते थे? जौ का, दालें का, चावल का या गेहूं का? किसका खाद्यान्न नहीं करते थे?
चावल का खाद्यान्न हड़प्पाकालीन लोग नहीं करते थे। आंसर सी इज राइट, चावल का खाद्यान्न नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर की जांच कीजिए। तो कथन कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन है और कारण है वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा 70 का? यानी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है, क्योंकि वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही बात है। तो यानी कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कथन यानी कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा था। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मुख्यतया लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी वर्चस्वशाली नहीं था, ये सही है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है, ये भी, यानी दोनों सही हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और 1 और 2 दोनों सही। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि ये हो गया आपका ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 को सही ध्यान से देखिएगा और सही आंसर करने की कोशिश करिएगा। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है, हड़प्पाई स्थल के बारे में कहा गया है और सूची 2 में उसकी स्थिति बताई गई कि कहाँ पे हैं। तो मांडा कहाँ है, कहाँ स्थित है? मांडा। दैमाबाद कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो आपका सही मिलान क्या होगा? तो यानी मांडा कहाँ स्थित होगा? जम्मू कश्मीर। यानी 1 का 3, मांडा जम्मू कश्मीर में 1 का 3 हो गया, 1 का 3। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो नहीं, बी का 4। देख लो ऑप्शन, देखो कहाँ कहीं पे हैं। 1 का 3 इसमें नहीं है, ये गलत। 1 का 3 इसमें नहीं, ये गलत। 1 का 3 इसमें नहीं, ये गलत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज राइट। ऐसे अब मिला लेते हैं इनको। देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा की चूड़ियाँ यहाँ से मिली थी। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो 1 2, तो आपका सही आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 सही आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी आंसर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 जो कि आपका PCS में पूछा गया है 2012 में। हड़प्पाकालीन स्थलों में यानी हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की या लोहा की? तो सही आंसर हो जाएगा किसकी प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की। आंसर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के या हाथी के? तो किसके प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने,
REM व्हीलर ने या फिर RS सर लॉरेंस स्टीन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 75 का? किसने उत्खनन का निर्देशन किया था? तो JH मैके ने। आंसर नंबर ए इज राइट, JH मैके ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब आगे दूसरा टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूसरा, वैदिक संस्कृति, जिसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इसमें का। वैदिक संस्कृति में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पढ़िए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या हो सकता है पहले का आंसर? आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? यानी पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, या फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इज़ राइट, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, या फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो सही आंसर क्या होता है? 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये देखिए आपका SSC MTS में पूछा गया 2001 में, मैट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, वे संस्कृत बोलने वाले थे। संस्कृत बोलने वाले थे। वह घुड़सवारी किया करते थे। वह कई झुंडों में भारत पहुँचे। वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आर्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो आप सही नहीं उसके बारे में बताना है। तो वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा पूछा गया SSC में 2001 में, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो वैदिक काल में के लोग किससे परिचित नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू से परिचित नहीं थे, जौ, गेहूँ और चावल से परिचित थे। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अवर्धन, अथर्वण या श्रेष्ठिन के नाम से, किसके नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का? श्रमण के नाम से जाना जाता था, यानी आंसर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शल्वसूत्र या छंदोग्य उपनिषद।
वैदिक गणित का सब महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शल्व सूत्र। शुल्व सूत्र है, शुल्व सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? किसमें सूचना मिलती है? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, अरण्य या उपनिषद? वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक? उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और अरण्यक? वेद, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद? तो 8 का सही, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए इज राइट। वेद, पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर अरण्यक लिखे गए, फिर उसके बाद उपनिषद लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? 2 वेद हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर 4। वेदों की संख्या 4। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद हो जाएगा, 4 वेद हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न, हाँ लिखा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सबसे इजी क्वेश्चन, जो कि आपका आरआरबी मुंबई सीसी 2025 में और उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोप उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? पशुपालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? कौन है? तो मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या बताया गया है? गोधन, भूमि या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ए यानी गोधन, यानी गाय को प्रमुख संपत्ति माना गया ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर 10वें मंडल में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि
पुराणों की संख्या कितनी है, यानी पुराण कितने हैं, 18, 9, 19, 20 या 21। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, यानी वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रकृति की पूजा की जाती थी धार्मिक वैदिक धर्म में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए। और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है और पुरंदर इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 20 हो गया, हाँ 20 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 22, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो हमने अभी देखा था, क्वेश्चन आ चुका है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गणित से। क्वेश्चन नंबर 22 का गणित से, वो भी गणित में किससे, ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सद्गमय शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, समातट में, प्रयाग ज्योतिष में, या फिर पंजाब में, या फिर पांचाल में। तो सबसे पहले आर्य बाहर से आकर भारत में कहाँ बसे थे, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब में। आर्य कहाँ आकर बसे, पंजाब में। ना तो ए, ना तो बी और ना ही डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सूची ए को सूची दो से सही सुमेलित कीजिए। सूची ए में वेद दिए हैं और दूसरे में यज्ञकर्ता लिख दिया गया है। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते थे, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते थे, होता कहा जाता था या होत्र कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। तो यानी एक का एक इसमें है और ए में है और सी में है, यानी ये 4 नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता, 2 बचे। अब देखते हैं दूसरा, यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, अधर्यु। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, अधर्यु कहा जाता है। तो आपका 1 का 2 इसमें, 1 का 2 इसमें, ठीक। सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाए, यानी जो सामवेद को पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उद्गाता या उद्गात कहते हैं। तो 1 का 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेदों में अपौरुषेय क्यों कहा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, इसलिए अपौरुषेय, ना तो बी, ना तो सी और ना ही डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद को कहा जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो 28 का मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक, सबसे इजी क्वेश्चन, जैमिनी थे। वेदांत तथा उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन हैं, वेदांत एवं उत्तर मीमांसा के मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बदरायण हैं। क्वेश्चन नंबर
31 क्या कह रहा है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपका 42वीं BPSC 1998 में पूछा गया है। 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परशुनी नदी, किसकी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राज का युद्ध? तो 31 का डी हो जाएगा, यानी परशुनी नदी का युद्ध, जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो है वो भू राजस्व की दर कितनी हुआ करती थी? 1/3 होती थी, 1/4, 1/6 या 1/8 क्या होती थी? तो 1/3 हुआ करती, 1/6 हुआ करती थी। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व में से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से? 800 से 600 ईसा पूर्व तक का समय किससे जुड़ा हुआ है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। आंसर नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा था, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यानी अछूत की अवधारणा किस काल में उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्म शास्त्र के काल में? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर हो जाएगा धर्म शास्त्र के काल में हुई थी अछूत की अवधारणा। एशिया माइनर में स्थित भूगजकोई का महत्व इसीलिए है कि, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित भूगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। या फिर क्वेश्चन नंबर बी जो कह रहा है कि मध्य एशिया तथा तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। या फिर वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। जहाँ तो भूगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। 36 जो कि आपका पूछा गया है BPSC 1994 में, 39वीं BPSC में। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित करता है, किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री शब्द, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है, यानी किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? 36 का सही आंसर होगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे वस्त्र, आभूषण, स्वर्णाभूषण, गायें, स्वर्णाभूषण या गायें, गायों को कहते थे, या तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। तो निष्क किसके लिए प्रयुक्त होता था? स्वर्ण के लिए। तो आंसर ए इज राइट। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? 39 का सही हो जाएगा पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित हैं? धर्म पर, योग पर, विविध पर या दर्शन पर? जो कि UPPSC 2002 में पूछा गया था। उपनिषद पुस्तकें कौन सी हैं? यानी डी का सही आंसर हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 41 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद
में स्रोत तथा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में स्रोत तथा प्रार्थनाएं हैं। 1 का 4 किस में है? 1 में है और सी में है। डी और बी कैंसिल, इनको काट दो, ये कट गए। अब देखना है 2 और 1 में। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यानी हमें यजुर्वेद छोड़ो, अभी सामवेद संगीतमय स्रोत हैं, यानी सी का क्या हो जाएगा? 1। तो सी का 1 केवल इसमें है, इसमें नहीं, इसमें 2 है। तो आंसर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी आंसर है राइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी 4-3 यानी ऋग्वेद संगीतमय और बी का 2 तंत्र में और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? 42 का सही आंसर हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 53 उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पांचाल के या विदेह के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अश्वपति कहाँ के शासक थे? 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केकई के। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? कंठोपनिषद से नचिकेता और यम के संवाद की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल के नाम से जाना जाता है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो यानी काबुल नदी कहाँ है? काबुल अफ़गानिस्तान में पड़ती है। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। 45 का आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो कपिल मुनि के द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली शुरू की गई? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। 47 क्या कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले अतरंजी खेड़ा से। 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, या इनमें से किसी का कोई नहीं। तो यानी ऋग्वेद पर किसका संकलन आधारित है? 48 का सही आंसर हो जाएगा सामवेद का। सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागवत शामिल नहीं है, यानी ए इज राइट आंसर। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? 50 का राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 51
51 क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सामवेद में संगीत दिए हैं, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है, ईश्वर की महिमा का। अथर्ववेद में क्या हो जाएगा बताइए, अथर्ववेद में औषधि से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद, और यजुर्वेद बलिदान से संबंधित है। तो यानी 3 1 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है, आंसर नंबर ए में, तो ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 52 कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, किससे संबंधित चरक संहिता, चिकित्सा शास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। सही आंसर क्या हो जाएगा 53 का, तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि वैदिक युगीन सभा वैदिक युगीन सभा कैसी थी। गाँव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय भाषा सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा कैसी थी, तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी राज दरबार होता था, राजसभा एक राज दरबार होता था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी। निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या वंशानुगत राजतंत्र था। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली कैसी थी। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा, इससे सही आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा या योग। तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही बताइए, आंसर दीजिए। तो यानी सांख्य। भारतीय दर्शन किस पर आधारित, सांख्य पर आधारित है। सांख्य योग न्याय वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। तो अभी स्पष्ट रूप से किस में अभिव्यक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक युग में अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, 59 निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो मृदभांड हैं या फिर आभूषण है या फिर बढ़ाईगीरी है या फिर लोहार है, कौन सा नहीं लाई गई थी। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहार। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि सूचियों को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो 60 का सही सुमेलित करिए, क्या हो जाएगा, यजुर्वेद, उपनिषद और संबंधित वेद। यजुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है। आयुर्वेद का संबंध किससे है, सामवेद से है। धनुर्वेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद का संबंध किससे है,
गंधर्व वेद का संबंध सामवेद से है तथा शिल्प वेद का या अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से है। अथर्ववेद से है। यानी यजुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से, गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से और अथर्ववेद या शिल्प वेद का संबंध अथर्ववेद से है। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 सही आंसर, यानी आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? टूरे मंडल से दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक और एक मंडल से छठे मंडल तक, तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 61 का? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का संबंध किस वेद में है? हाँ, किस वेद में वर्णन मिलता है जादुई माया का? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? 63 क्या कह रहा है? आर्य शब्द इंगित करता है न जाति समूह को या वरिजन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। तो किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द। 64 क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7 मंडल, 8 मंडल, 9 मंडल या 10 मंडल? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 64 का सही आंसर क्या है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य संभवतः भारत में मध्य एशिया से आए थे। 65 का बी राइट आंसर। 66 क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 66 कह रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद गद्य में और पद्य दोनों में लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद में। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, वित्त और परिषद। तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विदत थी। 69 क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर सूत्र काल में? तो गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन 71 पे देखते हैं। 71 कह रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यही आपका सही आंसर होगा। अनुलोम विवाह में यानी
पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का होना चाहिए और महिला निम्न वर्ण की होगी तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह 72 का सही आंसर क्या होगा? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। यानी आंसर बी इज राइट। 72 का बी इज राइट। यानी आंसर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि 73 कह रहा है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। सही आंसर हो जाएगा जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? क्वेश्चन 74 का सही आंसर होगा व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो चावल के लिए प्रयुक्त होता है व्रीहि शब्द। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति या दर्शन। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पवित्र। अथर्व का अर्थ है पवित्र, जादू। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर की जांच कीजिए। तो शिक्षा ध्वनिशास्त्र से संबंधित है, कल्पसूत्र कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 किस में है? आंसर नंबर ए में है। तो सही आंसर हो जाएगा ए आपका राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे 77 क्या कह रहा है? 77 कह रहा है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? 77 के तो पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति व पराशर स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ए, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, महाभारत को, गीता को या भागवत पुराण को? किसे दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 81 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सरस्वती को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना गया है। 82 क्या कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? कुल या कुटुंब, ग्राम, कुल या कुटुंब है, ग्राम है, विषय या जन? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई किसे माना गया है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा कुल या कुटुंब को। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र, अग्नि, वरुण या सूर्य? तो ऋग्वैदिक में इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। तो 83 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो
84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट कहा गया, यानी सामूहिक वाद विवाद या अलोंघनीय कहा गया है। 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री संहिता में, जबाल उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में, या छंदोग्य उपनिषद में? तो मैत्रेयणी संहिता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 85 का ये आंसर हो जाएगा। 86 क्या है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति को, इंद्र को, विष्णु को या रुद्र को? तो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है सुमेलित करना है और सही उत्तर, सही कोड की जांच करनी है। तो कह रहा है राजसी यज्ञ क्या होता था? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था। तो एक किसमें है? इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं, इसको काटो, इसको काटो, यानी ए कट गया और आपका डी वाला कट गया, बी का कट गया, 2 बजे। फिर देखते हैं अश्वमेध यज्ञ, इसमें भी 2, इसमें भी, तो नहीं बी का 2 सही हो जाएगा। और फिर इसमें वाजपेयी यज्ञ क्या होता था? शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता था वाजपेयी यज्ञ। तो एक का सी का 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसको काट दो। तो सही आंसर ए आपका हो जाएगा, यानी। और अग्निष्टम यज्ञ जो होता था, वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता था, अग्निशोटोम यज्ञ, यानी। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सीक्वेंस में, सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में 88 कह रहा है कि सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड की जांच कीजिए। 88 तो नहीं, एक तरफ सूची 1 में दिया गया ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम। परशुणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो परशुणी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सतुद्री को वर्तमान में सतलज के नाम से जाना जाता है। अस्किनी को वर्तमान में चिनाव नदी के नाम से जाना जाता है। बिपाशा नदी को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर नंबर 88 का ए हो जाएगा। 1 2 3 4 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती थी? कितने संस्कार होते थे? तो 16 संस्कार होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड की जांच कीजिए। तो ब्रह्म विवाह क्या होता था? समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह होता था। एक का ए, तो एक का ए, इसमें नहीं है, इसको काटो, इसमें नहीं, इसको काटो, एक और ए और बी में है। अगले देख रहे हैं दैव विवाह क्या होता था? पुरोहित दैव विवाह क्या होता था? पुरोहित पर पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित पर पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। तो यानी 1 का 2 इसमें भी। आगे देखते हैं अर्श विवाह क्या होता था? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकार किया गया विवाह। तो नहीं, एक सी का 3 एक में ही, तो बी काट दो। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा, यानी प्रजापत्य विवाह होता था, बिना दहेज का विवाह प्रजापत्य विवाह होता था।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि गंधर्व विवाह क्या होता था। गंधर्व विवाह क्या होता था। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे, यानी एक का एक, ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये काटो, ये काटो, इसमें है, इसमें है। और दूसरा है असुर विवाह। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। एक दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 इसमें है, इसको काट दो और ये आपका सही आंसर। आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पैशाच विवाह क्या होता था। पैशाच विवाह होता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह किया गया विवाह होता था पैशाच विवाह। क्वेश्चन नंबर 4, तो यानी 1 2 3 4 सीक्वेंस ये हो जाएगा सही आंसर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है कि 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल है देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो ऋण में कौन सा शामिल नहीं, मातृ ऋण शामिल नहीं है 3 ऋण में। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ए, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति जो है वो ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है। 94 की गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, क्योंकि ये हो नहीं सकती क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। दूसरी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, हाँ ये सही है। तो ना तो ए होगा ना ए होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्राप्त प्रकाश में आया है। हरियाणा प्रांत से चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो 95 का राइट आंसर क्या होगा, यानी आलमगीरपुर से, भगवानपुर से, हस्तिनापुर से या कुरुक्षेत्र से। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बी, भगवानपुर से। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। सामवेद में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर गृहसूत्र में, किसमें पाया जाता है। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में क्या कहा गया है कि ऋग्वेद में अघन्या वध योग्य नहीं, इसका वध नहीं किया जाए शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो सबसे आसान क्वेश्चन, आंसर नंबर बी, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर की जांच करना है, यानी सुमेलित करना है। तो 98 यानी संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहते थे। भाग दूध किसे कहते थे, कर संग्रह कर्ता को कहते थे। छता या छत्री किसे कहते थे, प्रतिहार या राज प्रसाद का रक्षक छत्ता या छत्री होता था। और अछवाप किसे कहते थे,
पांसे के खेल में राजा का सहायक होता था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 3 आंसर नंबर ए में है। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा 3 4 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 99 कह रहा है कि ऋत यानी प्रकृति संतुलन, ऋत यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? किसे कहा गया? ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को, वरुण को, सूर्य को या विष्णु को? किसे कहा गया है? वरुण को। आंसर 99 का बी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो इंद्र होते थे, नाशत्य या अश्विनी होते थे, वरुण होते थे या फिर मित्र। 100 का सही आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण को जल का देवता कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि तीन क्रमों यानी पंगों, 3 क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो सूर्य को, सवित्र को या मित्र को या विष्णु को? तो किसे कहा गया है? विष्णु को, जिन्होंने 3 पग में ही, क्रमों में यानी 3 पगों में ही पूरी सृष्टि को नाप लिया था। क्वेश्चन नंबर 102। 102 को सही सुमेलित करना है। 102 क्या कह रहा है कि पुष्ण क्या होता था? विवाह का पुष्ण विवाह के देवता को कहते थे, यानी 1 का 1। रुद्र पशुओं का देवता होता, पशुओं के देवता को कहते थे। 2 धौस या धौ किसे कहते थे? जगत के पिता को धौस कहते थे। 3 हो गया। अदिति देवों की महान माता होती थी अदिति, यानी 4। तो 1 2 3 4 सही आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे है? समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्यकारी पद्धति से या अर्थशास्त्र से? तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 103 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो अवेस्ता का संबंध किससे है? ईरान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वह यानी कौन सी विशेषता नहीं है? वह अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, ये तो है ही है। वह लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये नहीं है, यानी बी आपका नहीं है। तो आंसर बी आपका राइट हो जाएगा, ये है नहीं। वह गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप होती थी, ये भी सही है। ठीक। वह ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर कौन विशेषता नहीं है? तो वह लोहे के उपयोग से परिचित थे, यह नहीं है। वह लोहे को नहीं जानते थे, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परशुनी, कुंभा, क्रुम या बिपाशा या शतुद्री? तो 107 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुम्भा और कुम्र नदियों का संबंध है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के
एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऑप्शन नंबर ए सही बात है। तो ना तो ये तो पहले गलत होगा, दूसरा ये भी गलत हो गया, हटाओ। फिर दूसरा क्या करा कि रित मूलतः नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, वो भी, ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही, आंसर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कह रहा है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम के सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो पॉर्जिटर ने, AC दास ने, BG तिलक ने या जैकोबी ने? किसने लिया था? तो BG तिलक ने। आंसर नंबर 109 का सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो 110 का सही सुमेलन क्या हो जाएगा, देखते हैं। कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। 1 का 2 किस में है? केवल सी में, बी में है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेशन से ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, सी और डी और ए नहीं हो सकता। तो कुंभा काबुल नदी को कहते हैं, तथा परशुणी रावी को परशुणी कहते हैं, तथा सदानीरा गंडक को कहते हैं, सतुद्री सतलज को कहते हैं। सही सम्मेलन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 112। 112 क्या कह रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति या मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति। 112 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ मुख्य था। क्वेश्चन नंबर 113। पतंजलि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 113 का कि पतंजलि कौन थे? तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, देख लेते हैं। ऑप्शन है योगाचार्य संप्रदाय के एक दार्शनिक थे, या फिर आयुर्वेद पर एक पुस्तक के लेखक थे, माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक थे, या फिर पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार थे। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे? ऋषि भरद्वाज थे, ऋषि वशिष्ठ थे, ऋषि विश्वामित्र थे, या ऋषि गौतम रहुगुण थे? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगुण। तो आपके ये क्वेश्चन 114 क्वेश्चन, आज के 114 क्वेश्चन समाप्त हुए, और हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली तीसरी वीडियो में बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। एशियन हिस्ट्री में ही महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी ही वीडियो मिलती रहें वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं,
तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे हौसले को बढ़ाने की कोशिश करिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।